हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल पर। तो चलिए हम अपनी प्रसार शिक्षा की क्लास नंबर 2 करते हैं, जिसका हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले प्रसार शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। और हम आंसर भी अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देंगे। ए है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है पंजाब विश्वविद्यालय, फिर डी है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान द्वारा। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ना। भारत में सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है क्या क्या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा की शुरुआत की, जिसने क्या क्या किसानों और ग्रामीण समुदाय के जो है वैज्ञानिक तरीकों नई नई चीजों से किसानों को अवगत कराया। हालांकि इसका जो है ये मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा नया है। वैसे तो जो है प्रसार शिक्षा का उद्भव आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटेन में हुआ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारे ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। फिर चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण समाज में व्यवहार परिवर्तन हेतु लागू किया जाता है। एक मिनट, तो हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ए है अधिगम और व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है नवाचार प्रसार सिद्धांत, सी है सामाजिक विनिमय सिद्धांत, डी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नवाचार प्रसार सिद्धांत। ये क्या होता है, ग्रामीण समाज द्वारा जो है व्यवहार परिवर्तन है तो लागू किया जाता है। तो इसमें जो है नई चीजों को, पुरानी जो परंपराएं हैं उनको बिना हटाए बिना आहत किए हुए नई चीजों को बढ़ावा देना, उनका प्रसार करना, ये सारी चीजें होती हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता की को सबसे अधिक किस गुण की आवश्यकता होती है। ए है प्रौद्योगिकी ज्ञान, बी है नेतृत्व क्षमता, सी है वित्तीय प्रबंधन, डी है केवल सैद्धांतिक ज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नेतृत्व क्षमता। भाई अगर प्रसार कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, देखिए आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जान लीजिए प्रसार शिक्षा किसके लिए, तो ग्रामीणों के लिए है। तो ग्रामीणों में अशिक्षा भी है, तो हम क्या करते हैं, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, उनको समझाना, और ज्यादा शिक्षित भी नहीं होते हैं तो इसलिए उनको समझाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो अगर प्रौद्योगिकी ज्ञान आपके अंदर भरा है कूट कूट कर, लेकिन आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं, पैसे पूरा है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप अपनी बात को सही समझा नहीं पा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, तो इस तरह का ज्ञान कहीं कार्य नहीं आएगा। जबकि अगर ये इन सारी चीजों का कुछ अभाव भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेतृत्व क्षमता। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका में नहीं आता है। नहीं पे सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए। ए है तकनीकी जानकारी का प्रसार, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन को प्रोत्साहन करना, सी है सरकारी नीतियों का विरोध, डी है कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सरकारी नीतियों का विरोध करना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रसार कार्यकर्ता को किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए। ए है केवल अंग्रेजी भाषा, बी है सहज एवं सरल भाषा, फिर सी है जटिल तकनीकी भाषा, डी है केवल लिखित भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सहज एवं सरल भाषा होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो है जो आपके सामने समझने वाला व्यक्ति बैठा है, वो जो श्रोता है, आप वक्ता है, वो अगर श्रोता है तो आपकी बात को समझ सके। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस पर निर्भर करती है। ए है उसके ज्ञान पर, बी है ग्रामीण समुदाय की सहभागिता पर, सी है सरकारी योजनाओं की संख्या पर, डी है केवल प्रशिक्षकों की संख्या पर। तो करेक्ट आंसर, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, आपको बस जल्दी जल्दी रिवीजन ही करना है कि किस पर निर्भर करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण समुदाय की सहभागिता पर। देखिए ये जो है शिक्षा भी सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। जो ग्रामीण समुदाय है उसकी सहभागिता होगी तभी आप एक सफल जो है कार्य कर पाएंगे। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता को कितने प्रकार की प्रसार रणनीतियों का ज्ञान होना चाहिए। ए है केवल एक, बी है केवल दो, फिर है तीन, डी है बहुविधि। तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बहुविधि, है ना। प्रसार कार्यकर्ता को अनेक प्रकार की विधियां और रणनीति उनको
मालूम होनी चाहिए। वो अपने कुशल नेतृत्व से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, बोलने की अभिव्यक्ति से, इन सारी चीजों से वो क्या करें, सारे लोगों को अपनी बात समझा सके और उनसे अपनी बात मनवा सके। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। कौन सा कारक प्रसार कार्यकर्ता के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है? ए है ग्रामीण समाज की जड़ मानसिकता, बी है संसाधनों की अधिकता, सी है अत्यधिक सरकारी समर्थन, डी है जनता की अत्यधिक अपेक्षाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रामीण समाज की जड़ मानसिकता। देखिए चुनौतीपूर्ण कार्य पूछा गया तो चुनौतीपूर्ण तो यही होगा। उसमें होता क्या है, तो इसमें जब जो जड़ मानसिकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो घर के रहती हैं एक व्यक्ति के अंदर, उसको नई चीज अपनाने में बहुत कठिनाई आती है, उन्हें लगता है रूढ़वादिता है या परंपराएं हैं, वो सारी चीजें हावी होती हैं, तो वो अपनी चीजों को बदल नहीं सकती हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, है ना, ग्रामीण समाज की जड़ मानसिकता, यही कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण है। फिर चलिए देखते हैं, एक मिनट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है लोगों को शिक्षित करना, बी है ग्रामीणों पर अपना विचार थोपना, सी है आर्थिक लाभ, डी है केवल रिपोर्ट तैयार करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोगों को शिक्षित करना। प्रसार कार्यकर्ता के जो है मुख्य उद्देश्य यही है ना, अपने विचार नहीं थोपना है, आर्थिक लाभ भी नहीं प्राप्त करना है, लोगों को शिक्षित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा गुण एक कुशल प्रसार कार्यकर्ता को अन्य से अलग करता है? यानी कि ऐसा कौन सा गुण होगा जो कुशल प्रसार कार्यकर्ता होगा उससे अन्य को। ऑप्शन ए है नेतृत्व और परामर्श क्षमता, बी है तकनीकी भाषा का प्रयोग, सी है औपचारिक शिक्षा की डिग्री, फिर है प्रशासनिक कौशल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है? नेतृत्व और परामर्श की क्षमता। जब ये एक कुशल प्रसार कर्ता के अंदर होगी तो वो जो है अन्य से अलग होगा और अपना कार्य भी अच्छे से कर पाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट, क्या पूछ रहा, कौन सी प्रसार शिक्षण तकनीक की सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? ए है पारंपरिक व्याख्यान पद्धति, बी है अनुभवात्मक अधिगम, फिर सी है केवल लिखित सामग्री पर आधारित शिक्षण, डी है श्रव्य दृश्य सहित सामग्री रहित शिक्षण। तो प्रभावी क्या होगा? ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम। अनुभव के साथ जो आप सीखे हैं और अधिगम करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या फिर आपने जो अनुभव करके सीखा है वो सबसे प्रभावी तकनीक होगी। फिर चलिए अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण तकनीकी का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ए है शिक्षार्थियों की रुचि की आवश्यकता, बी है केवल शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, सी है सरकारी अनुदान की मात्रा, डी है पाठ्यक्रम का कठिनाई स्तर। तो महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षार्थी की रुचि और आवश्यकता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक आपका होगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी शिक्षण तकनीक सीख कर करना, लर्निंग बाय डूइंग, पर आधारित है? ए है समूह चर्चा, प्रदर्शनी, व्याख्यान, रटने की विधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी लगाकर हम जब लोगों को देख करके सिखाएंगे तो वो सीखेंगे, हर चीज करेंगे, तो इस तरह से ज्यादा प्रभावी होगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षण तकनीकों का चयन करके किसके अनुसार किया जाना चाहिए? शिक्षण तकनीकी जो है आपकी, उसका चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? ए है विषय वस्तु, बी है शिक्षकों की इच्छा, सी केवल संसाधनों की उपलब्धता, डी है शिक्षार्थियों की संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विषय वस्तु। भाई हमारा जैसा विषय वस्तु होगा उसके अनुसार हम शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करेंगे। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस शिक्षण तकनीक में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना पड़ता है ना? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे केवल पाठ्य पुस्तक अध्ययन, बी है प्रयोगात्मक शिक्षण, सी है व्याख्यान, डी है नोट्स लिखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शिक्षण। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षण तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है
विद्यार्थियों में अवधारणात्मक स्पष्टता, बी है केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तैयारी, फिर सी है केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, डी है शिक्षकों को सुविधा देना। तो शिक्षण तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में अवधारणात्मक स्पष्ट करना, अवधारणात्मक जो धारणा है उसको स्पष्ट करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। समूह शिक्षण तकनीकियों में कौन सी सबसे प्रभावी होती है? ए है मूक शिक्षण, बी है संवादात्मक शिक्षण, सी है केवल पुस्तक अध्ययन, डी है बिना किसी चर्चा के व्याख्यान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संवादात्मक शिक्षण, है ना, ये जो है सबसे प्रभावी मानी जाती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण तकनीक के प्रभावी होने की पहचान नहीं है? ए है सीखने की स्थायित्वता, बी है शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, सी है केवल शिक्षकों का ज्ञान, डी है व्यवहार में परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहचान नहीं है ना, शिक्षण तकनीकी के प्रभावी होने की पहचान। तो सीखने के स्थायित्व भी पहचान है ना, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी जब होगी तभी वो सीख पाएंगे, और व्यवहार में परिवर्तन, ये तो सीखना ही है। सीखना किसे अधिगम किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं तब वो क्या होता है? वो सीखना कहलाता है। इसलिए क्या होगा? केवल शिक्षकों का ज्ञान, ये आपकी पहचान नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। फिर चलिए देखने चलते हैं अगला प्रश्न। किस शिक्षण तकनीक में समस्या आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है? ए है केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण, बी है समस्या समाधान शिक्षण, सी है अनुकरण, फिर डी है केवल परीक्षाओं पर आधारित शिक्षण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समस्या आधारित दृष्टिकोण जब अपनाया जाता है तब उसमें जो है हम समस्या समाधान शिक्षण प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन सी तकनीक शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव कराती है? वास्तविक दुनिया की स्थिति का अनुभव कराती है। तो देख लेते हैं कौन सा। ए है केस स्टडी, बी है केवल पारंपरिक व्याख्यान, सी है केवल लिखित परीक्षा, डी है सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन, पाठ्य पुस्तकें जो है। तो जो वास्तविकता है वो क्या कराएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केस स्टडी। भाई जब हम किसी केस का जो है स्टडी करेंगे तो उसमें हम पूरा उसमें जानकारी लेंगे कि जो है उस स्थान पर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी पूरी आद्योपांत शुरुआत से लेकर आखिरी तक की सारी जानकारी करेंगे हम। इसलिए आंसर हो जाएगा केस स्टडी। फिर चलिए देखने चलते हैं अगला प्रश्न। समूह शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है व्यक्तिगत विकास, बी है सामूहिक निर्णय क्षमता, सी है केवल व्यक्तिगत कार्य, डी है शिक्षकों की सहायता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामूहिक निर्णय क्षमता। ये जो है सामूहिक शिक्षण विधि की का मुख्य उद्देश्य भी है। जब सामूहिक शिक्षण हो रहा है तो सामूहिक रूप से लोगों को निर्णय और उनकी भागीदारी। फिर चलिए देखने चलते हैं अगला प्रश्न। कौन सा समूह शिक्षण विधि का एक प्रकार नहीं है? ए है सहकारी अधिगम, फिर है एकल शिक्षण, एक मिनट, फिर क्या कह रहा है? परिचर्चा समूह, फिर है कार्यशाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या? एकल शिक्षण, है ना, यह समूह शिक्षण का एक प्रकार नहीं। भाई हम समूह शिक्षण कर रहे हैं तो सामूहिक हर चीज होगी, एकल शिक्षण का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न है समूह शिक्षण विधि में कौन सा लाभ नहीं होता है? ए है नेतृत्व कौशल विकास, बी है विचारों का आदान प्रदान, सी है आत्मनिर्भरता का विकास, डी है व्यक्तिगत अलगाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यक्तिगत अलगाव। ये जो है समूह शिक्षण में इसका लाभ नहीं होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दृश्य शिक्षण सामग्री किसके अंतर्गत आती है? ए है केवल श्रव्य माध्यम, बी है केवल लिखित माध्यम, सी है ऑडियो विजुअल माध्यम, डी है केवल मौखिक संचार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल माध्यम, है ना। दृश्य शिक्षण सामग्री इसी के अंतर्गत आती है। फिर चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रकार नहीं है? ए है पोस्टर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बी है रेडियो कार्यक्रम, फिर है चार्ट, डी है फ्लैश कार्ड। तो देखिए सारी चीजें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। क्या नहीं होगा? रेडियो कार्यक्रम, ये आपका श्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित सहायक सामग्री में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता? ए है चित्र और आरेख, बी है जटिल भाषा, सी है संक्षिप्त भाग व्याख्या, फिर है डी मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु की तो आवश्यकता होती ही है, अन्य सब चीजों की होगी। आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो हो जाएगा बी जटिल भाषा। भाई समझने के लिए तो सहज और सरल भाषा की आवश्यकता होती है। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाना, फिर है सिर्फ परीक्षा की तैयारी करना, सॉरी, केवल शिक्षकों की सहायता, डी है जटिल भाषा का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाना। यही होता है लिखित सामग्री जो होती है आपकी, उसका मुख्य उद्देश्य जो होगा। हम शिक्षण प्रक्रिया को जो लिख करके बता करके समझाएंगे तो ये सहायक होगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा में मिश्रित शिक्षण विधि, है ना, ब्लेंडेड लर्निंग का क्या तात्पर्य है? ए है केवल ऑनलाइन शिक्षण, बी है केवल ऑफलाइन शिक्षण, सी है ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन, फिर है बिना किसी शिक्षण सामग्री के शिक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन। यही आपकी मिश्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षण तकनीक में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है या उसको ध्यान में रखा जाता है? तो ये है, ए है सामान्य व्याख्यान, बी है अनुकूलित शिक्षण, है ना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, है ना, फिर है समूह शिक्षा या समूह चर्चा, फिर है पारंपरिक कक्षा पद्धति। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुकूलित शिक्षण। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी प्रसार शिक्षण तकनीक व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावी होती है? देख लेते हैं व्यवहार परिवर्तन में सबसे प्रभावी तकनीकी कौन सी है। ए है कहानी सुनाना, बी है सहभागिता आधारित, सी है केवल पाठ्य पुस्तक अध्ययन, डी है मौखिक व्याख्यान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहभागिता आधारित शिक्षण जो होगा वो व्यवहार परिवर्तन में सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का भाग नहीं है? ए है जानकारी देना, बी है रुचि उत्पन्न करना, सी है जबरन जानकारी ग्रहण कराना, फिर है डी क्षमता विकसित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जबरन जानकारी ग्रहण कराना। ये नहीं होगा। फिर है समूह शिक्षण विधि में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो देख लेते हैं। ए है व्यक्तियों के बीच संवाद, बी है विषय की कठिनाई शिक्षकों का एकाधिकार, डी है परीक्षा की तैयारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों के बीच संवाद, यही महत्वपूर्ण होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समूह शिक्षण विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए है छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, बी है छात्रों की एकल सोच को बढ़ाना, सी है शिक्षकों को कम कार्य करना, डी है केवल एक छात्र को सीखने का अवसर मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। दृश्य शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दृश्य शिक्षण सामग्री, ए है शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, फिर बी है जटिल विषयों को सरल बनाना, फिर सी है केवल रंगीन चित्र दिखाना, डी है पुस्तकों की जगह लेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जटिल विषयों को सरल बनाना, है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों का ध्यान केंद्रित, शिक्षकों को कम बोलने, छात्रों को परीक्षा में पास कराने, डी है केवल मनोरंजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इसका फर्क भी उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर है फ्लैश कार्ड किस शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? ए है दृश्य शिक्षण, श्रव्य शिक्षण सामग्री, डिजिटल शिक्षण सामग्री, मात्र लिखित सामग्री। तो फ्लैश कार्ड किसका उदाहरण है? ए हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, दृश्य शिक्षण सामग्री, है ना।
फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग अधिक प्रभावी शिक्षण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ए है फिल्म और वीडियो, बी है केवल किताबें, सी है बिना किसी सामग्री के मौखिक व्याख्यान, डी है टेलीफोन पर बातचीत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फिल्म और वीडियो। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दृश्य शिक्षण सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? ए है जटिल और तकनीकी, फिर है आकर्षक और सूचनात्मक, फिर है केवल टेक्स्ट आधारित, डी है बिना चित्रों के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आकर्षक और सूचनात्मक जो भी होगी वो दृश्य शिक्षण सामग्री इतनी ज्यादा प्रभावी होगी, उतना ही अधिक प्रभावी होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सहायक सामग्री का जो है सबसे महत्वपूर्ण, निम्नलिखित सहायक सामग्री का निर्माण करते समय निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है ना? देख लेते हैं ऑप्शन, स्पष्टता और संक्षिप्तता, अत्यधिक तकनीक शब्दावली, लंबे पैराग्राफ और कठिन शब्द, केवल शिक्षक के लिए उपयोगी जानकारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पष्टता और संक्षिप्तता, यही जो है सबसे प्रभावी है या और कामगार भी है। फिर है निम्नलिखित सहायक सामग्री किसे ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए? ए शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों की समझ के स्तर, केवल परीक्षा के लिए, सरकारी नीतियों को प्रचारित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के अनुसार। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा तत्व निम्नलिखित सहायक सामग्री को प्रभावी बनाता है? ए है सरल और स्पष्ट भाषा, बी है अत्यधिक जटिलता, सी है बिना किसी चित्र या उदाहरण के, डी है केवल लंबे पैराग्राफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए है सरल और स्पष्ट भाषा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, लिखित सहायक सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की सहायता, केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों को सहायता, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो ए आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की सहायता। फिर चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा कथन गलत है? आपको कथन गलत पहचानना है। ए है प्रसार कार्यकर्ता को तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, बी है समूह शिक्षण विधि व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, सी है दृश्य शिक्षण सामग्री केवल मनोरंजन के लिए होती है, डी है लिखित सहायक सामग्री छात्रों की समझ को बढ़ाने में मदद करती है। देखिए पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो प्रसार कार्यकर्ता तकनीक ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। समूह शिक्षण विधि व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। फिर लिखित सहायक सामग्री छात्रों की समझ को बढ़ाने में मदद करती है, ये भी सही है। लेकिन जो आंसर सी है दृश्य शिक्षण सामग्री केवल मनोरंजन के लिए होती, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा, है ना, क्योंकि दृश्य से क्या होता है और प्रभावी होता है शिक्षण या अधिगम कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चार्ट किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? ए है श्रव्य, बी है दृश्य, फिर है डिजिटल, फिर है केवल मौखिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, है ना। जो चार्ट है वो क्या है, तो वो आपकी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखित सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए क्या आवश्यक है? ए है स्पष्टता और संरचना, फिर है अत्यधिक लंबा विवरण, केवल शिक्षक के लिए उपयोगी, छात्र को आत्मनिर्भर बनाने से रोकना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पष्टता और संरचनात्मक या संरचना। फिर है अगला प्रश्न, कौन सी तकनीक शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है? ए है समूह चर्चा और समस्या समाधान, फिर है केवल रटने की विधि, फिर है व्याख्यान आधारित शिक्षण, फिर है बिना किसी भागीदारी का शिक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समूह चर्चा और समस्या समाधान। ये तकनीक जो है क्या करती है, छात्रों को या शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है। समूह में चर्चा करेंगे, समस्या समाधान अपना खोज करेंगे तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विधि में शिक्षार्थी सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं?
ए है समूह शिक्षण केवल व्याख्यान में, पाठ्य पुस्तक अध्ययन केवल परीक्षाओं में। तो करेक्ट आंसर होगा समूह शिक्षण। समूह शिक्षण करेंगे, सब लोगों को करता हुआ देखेंगे, एक दूसरे पर कंपटीशन, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसमें वो अधिक सक्रिय रहेगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी शिक्षण सामग्री अधिक प्रभावी होती है? दृश्य और लिखित सामग्री, फिर है केवल श्रव्य, फिर है केवल लिखित, फिर है बिना किसी सामग्री के मौखिक व्याख्यान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दृश्य और लिखित सामग्री जो होगी उन सबके संयोजन से जो बनेगा वो ज्यादा अधिक प्रभावी होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए है उसके संवाद और कौशल और तकनीकी ज्ञान पर, बी है केवल उसकी शैक्षिक डिग्री पर, फिर है सरकारी आदेशों पर, फिर है बिना किसी योजना के कार्य करने पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा उसके संवाद कौशल और तकनीकी ज्ञान पर, है ना। प्रसार जो कार्य करता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? उसके जो संवाद होगा, यानी कि जो उसके बोलने का तौर तरीका होगा, और जो कौशल होगा, उसका स्किल जो होगी, उसका डेवलप कैसे है, फिर तकनीकी ज्ञान भी है। भाई हर चीज, एक कुशल प्रसारकर्ता की भूमिका, उसके अंतर्गत हर चीज होनी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, अपनी बात को कैसे रखना है, नवाचार कैसे सिखाना, ये सारी चीजें। तो जो उसका संवाद होगा, ये सारी चीजें उसको जो है उस कार्यक्रम की, या कह सकते हैं आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसके जो है सफलता पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ये सारी चीजें होंगी तभी उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो फिर चलिए इस तरह से हमारी आज की पूरी जो है ये 50 क्वेश्चन की जो है प्रसार शिक्षा की पूरी क्लास कंप्लीट होती है। फिर इस तरह से हम अब अपनी अगली क्लास देख करेंगे, है ना। तो आप लगातार जो है जुड़े रहिए, और ये जो प्रसार शिक्षा की जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम अब वो जो है लेकर आएंगे कुछ एक आध क्लास के बाद पूरी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी पूरी एक जो है एक क्लास में हम सारी योजनाओं को निपटाएंगे कि कब कौन सी योजना लागू की गई, किस तरह से होगी, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। कुछ PYQ होंगे और कुछ क्या जो है अपनी थ्योरी से नोट्स से बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे आपके जो है आपके हिसाब से, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उस अकॉर्डिंग हम अपना जो है बनाएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास सारी। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाइए। बाकी तो देखिए सब जो है आपको कार्य करना है, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए आपको लगातार क्या करना है? तो प्रयास करना है। प्रयास के आधार पर हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा सा और अग्रसर होंगे। और अगर कहीं पर हम रुक गए या ठहराव आ गया तो क्या होगा? वो जितनी भी हमारी पिछली सफल जो हमने अभी तक का स्ट्रगल किया है वो भी सारा व्यर्थ चला जाएगा हमारा। इसलिए हमको क्या करना है? रुकना नहीं है, लगातार अपने जो है प्रयास करते रहने हैं। ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम क्या देखिए, ये जो पहला प्रश्न है इसमें आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो आपका जो पहला प्रश्न हमने बताया था, तो ये आप जान रहे हैं कि क्या कहते हैं प्रसार शिक्षा। आप जान ही रहे हैं ना कि प्रसार शिक्षा क्या है। तो ये जो है ग्रामीणों के लिए शिक्षा है। तो इसका जो है उद्भव कहाँ हुआ था? तो आप ये जान लीजिए कि प्रसार शिक्षा का जो है उद्भव कहाँ? तो ये ब्रिटेन में हुआ था, है ना। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था। वहां पर कहाँ? तो वहां पर आपका जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है, अमेरिका के जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है क्या है? तो प्रारंभ किस विद्यालय भारत में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ये दिल्ली विश्वविद्यालय, नहीं सॉरी, बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय है। बाकी अगर इस तरह से नॉर्मली पूछा जा रहा है तो आप जानते ही हैं कि ये ब्रिटेन में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका उद्भव हुआ था। और आप जानते हैं कि ये क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ाने के लिए, कृषि और जो है इस तरह की चीजें हैं, कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उस देश से, इस तरह से आपको जो है अन्य चीजें। और इंस्टीट्यूट आप जानते हैं ना, तो ये कहाँ? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में हुई थी, है ना। ICAR की स्थापना पूसा बिहार में हुई थी 1908 में। ये भी चीजें आप जान के रखिए। फिर जो है 1936 में क्या किया था? इसे नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।
तो इस तरह से ये सारी जानकारी है आपकी, और ये आपका जितना भी प्रसार शिक्षा का और अन्य चीज़ें हैं वो हमने पहले क्लास में भी बता दी है आपको, प्रसार शिक्षा का इतिहास। इस तरह से कुछ फैक्ट जो है, नई जानकारियां भी आप अपने में मेंशन करते हुए चलिए, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट